तो पिछले मैच में जो हुआ सच में इस एपिसोड में मजा आने वाला है। मतलब जो पिछले एपिसोड में तबाही हुई, बट इस एपिसोड में हिमानी और मतलब बहुत सी चीजें ऐड होने वाली हैं और जो भी होने वाला आगे सच में मतलब तबाही मचने वाली है। और क्या अहान यहाँ से बच के निकल पाएगा? और यहाँ पे मतलब हिमानी जब एंटर होती है तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट आगे स्टोरी कुछ नेक्स्ट लेवल रुख लेने वाली है। मजा आएगा देखकर कि आखिर किस मोड़ पे जाएगी ये स्टोरी। सच में मतलब भाई जब हिमानी एंटर होती है तो यहाँ पे कुछ और लोग भी एंटर होते हैं जो कि स्टोरी की पूरी मतलब दिशा ही बदल देते हैं। भाई मज़ा आने वाला आगे स्टोरी में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस ये स्टोरी है ना जो नेक्स्ट लेवल जाएगी और जितनी आगे चलती जाएगी ये स्टोरी सच में उतनी ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हमें मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है इस स्टोरी में। तो चलिए देखते हैं। अहान पोप को मना करने के बाद वहां से निकल जाता है। वो अपने दुश्मनों को ट्रिक करके रोम से अपने होटल सेफली पहुंच जाता है। अरमान बेचैन होता है क्योंकि ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया था। पोप और हेनरी आपस में बात कर रहे होते हैं। हेनरी पूछता है कि पोप ने उसे अहान को सीक्रेटली फॉलो करने के लिए क्यों कहा था। हेनरी की बात सुनकर पोप ने स्माइल किया और कहा, इसके 3 रीजंस हैं। पहला कारण हिमांशु है। अहान हमारा गेस्ट है। अगर उसे वेटिकन सिटी में कुछ हो गया तो हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को क्या जवाब देंगे? अहान को अगर खरोच भी आई तो हिमांशु तूफान ले आएगा और हम में से कोई उससे लड़ नहीं पाएगा और हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन है टिफनी। टिफनी अहान को बहुत पसंद करती है। भले ही अहान ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुझे फिक्र नजर आ रही थी। अहान यंग है, आगे जाकर वो बहुत फेमस होगा और शायद मार्शल आर्ट्स को लीड भी करेगा। और तीसरा रीजन। बोलते बोलते पोप रुक गए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, तीसरा रीजन है ऑगस्टस। जितना मैं जानता हूँ अहान और ऑगस्टस के बीच में फाइट जरूर होगी। मैं अहान की ऑगस्टस को मारने में मदद करना चाहता हूँ, पर साथ ही मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे दुश्मन बढ़ जाएं। ये तीनों रीजन सुनने के बाद हेनरी ने कुछ नहीं कहा और बस रिस्पेक्टफुली बो करके वहां से चला गया। पोप कुछ देर सोच में डूबे रहे और फिर वो भी दूसरे कामों में लग गए। होटल रूम में चैंग, गैरी और माइक निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से चैंग ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत वक्त से सोच रहा हूँ, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट है। उसकी ये बात बाकी दोनों को समझ नहीं आई। माइक ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्या बात कर रहे हो? दरअसल बात यह थी कि जब इन तीनों को पता चला था कि अहान को पोप ने बुलाया है, तब उन्हें समझ आ गया था कि अहान और चर्च के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तुरंत डार्क काउंसिल को कॉल किया। उन्होंने जिससे कांटेक्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि अगस्टस का राइट हैंड जूलियस था। जूलियस ने इन तीनों को कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की थी, बल्कि इन्हें वार्न कर दिया था कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। अगस्टस सर ने मुझे तुम लोगों से उनके बिहाफ पर बात करने के लिए कहा है। जूलियस ने कहा, हम लोग तुम्हारे और अहान के बीच के फाइट में नहीं पड़ेंगे। अगर अहान को कुछ भी हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि हम वेटिकन सिटी के चर्च के अगेंस्ट जा रहे हैं। डार्क काउंसिल चर्च से डरता नहीं है, पर वो बिना मतलब दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, अहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का विनर है जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस करवाती है। इस बार इंडिया का हिमांशु इंटरनेशनल अलायंस का इंचार्ज बन सकता है और हिमांशु कौन है ये तो सब जानते हैं। तीसरी बात, अहान ने इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हम सब जानते हैं। अगर तुम लोग इनमें से किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो तो अहान पर अटैक कर दो, जूलियस ने कहा। इससे पहले तीनों में से कोई कुछ बोल पाता, जूलियस ने फोन रख दिया। चैंग इसी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऑगस्टस हमारा साथ देने से मना क्यों कर रहा है। उसके बिना हम अहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और चर्च भी उसे सपोर्ट कर रहा है। चैंग ने कहा, एग्जैक्टली। ऑगस्टस का स्टूडेंट विलियम भी तो अहान की वजह से ही मरा है। उसे तो खुद अहान को मारने का प्लान बनाना चाहिए, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? माइक ने कहा, इन सब बातों के बारे में अब बात करके कोई फायदा नहीं है। हम अहान पर अटैक करने का और उसे मारने का मौका खो चुके हैं। हमें निकलना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। कल हिमांशु के आने के बाद हम बच नहीं पाएंगे, गैरी ने कहा। तीनों के चेहरे उदास थे। चैंग ने कहा,
अभी तो हम जा रहे हैं, पर जल्द ही मौका मिलने पर अहान की जान ले लेंगे। अननोन आइलैंड में कुछ गार्ड्स एक केव की तरफ जा रहे थे। इस गार्ड के ग्रुप को जूलियस लीड कर रहा था। ये केव ऑगस्टस के मेडिटेट और ट्रेनिंग करने की स्पेशल जगह थी। उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसे डार्क काउंसिल का ऑफिस भी बना लिया था। जब जूलियस और गार्ड्स वहां पहुंचे तो केव का डोर खुला और ऑगस्टस बाहर निकला। ऑगस्टस का ऑरा बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग था, पर उसके चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन भी था। जूलियस के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। दरअसल ऑगस्टस अचानक एक अगले रन में पहुंचने के लिए सिक्लूजन में चला गया था। इस वजह से वो बहुत वॉलेंट हो गया था। ऑगस्टस ने जूलियस का एक्सप्रेशन देख लिया था, इसलिए उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमने जो मेडिसिन भेजी थी मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा है। ऑगस्टस को मेडिसिन की वजह से बहुत फायदा हुआ था और वो वहां पहुंच गया था जहां पर बहुत से लोग पहुंचना चाहते थे। वो डाइटी रियल्म में एंटर कर चुका था। जब ऑगस्टस से जूलियस को तसल्ली मिल गई तब उसने चैन की सांस ली, मानो उसके दिल का बोझ कम हो गया हो। जूलियस, वो तीनों मेरी बात मान गए हैं ना? ऑगस्टस ने पूछा। यस बॉस, उन तीनों ने अहान पर अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और वो लोग वहां से निकल गए हैं, जूलियस ने कहा। ग्रेट, अच्छा हुआ तीनों ने रेकलेसली रिएक्ट नहीं किया। हमें चर्च से डर नहीं लगता है, पर इस वक्त हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की नजर में नहीं आ सकते हैं। अगर अहान पर अटैक हो जाता तो फिर सबसे पहले हम पर इंक्वायरी होती। हमारा बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट अपने फाइनल स्टेज पर है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऑगस्टस ने कहा। मैं जानता हूँ बॉस, ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। अगर इस बीच अहान को कुछ हो गया तो अलायंस और हिमांशु आप पर अटैक करेंगे और आपके डाइटी रेल्म में पहुंचने में अड़चन आ सकती है, जूलियस ने कहा। ऑगस्टस ने जूलियस को स्माइल करते हुए देखा और कहा, तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही है। आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क यू डू जूलियस। You never let me down and always prove why you deserve to be called as the mind of Dark Council. Boss, you're flattering me. अपने बॉस की बात सुनकर जूलियस बहुत खुश था। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने वॉलेंस की वजह से डाइटी रेल्म के बहुत नजदीक पहुंच गया। अब मैं सिक्लूजन में ही रहकर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, ऑगस्टस ने कहा। ऑगस्टस बहुत एक्साइटेड था और थोड़ी देर जूलियस से बात करने के बाद उसने सीरियस टोन में कहा, जूलियस, अब मेरी दो बातें सुनो। यस बॉस, प्लीज बोलिए। आपका हर कमांड मैं पूरा करूंगा, जूलियस ने ऑगस्टस के सामने बाऊ करते हुए कहा। पहली बात, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे एक छोटा मोटा वॉर हो जाए और हम अपनी मेडिसिन को टेस्ट कर पाए। हम उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी हमें उसके सक्सेस के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, हमें वेटिकन सिटी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमारे जो भी स्पाइस वहां गए हैं वो हमें ज्यादा कुछ नहीं बता पाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आर्थर को कॉन्फिडेंस में लो और वेटिकन चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ, ऑगस्टस ने कहा। जूलियस ने कुछ सोचा और कहा, बॉस, पहला काम तो करना आसान है। हम गवर्नमेंट में क्लैशेस करवा देंगे जिसकी वजह से छोटी मैन मेड फाइट हो तो जाएगी, उसमें हम अपनी जेनेटिक मेडिसिन टेस्ट कर सकते हैं। पर जहां तक बात दूसरे काम की है तो ये करना मुश्किल है। आर्थर के चर्च में पोजीशन बहुत हाई है, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। मान जाएगा, अहान ने उसका हाथ तोड़ा था ना, तो अगर हम उसे कहें कि वो हमारी मदद करेगा तो जेनेटिक मेडिसिन की मदद से हम उसका हाथ ठीक कर देंगे और साथ ही उसके आर्म्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ऑगस्टस ने कहा। ग्रेट, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, जूलियस ने कहा। ऑगस्टस की आंखों में चमक थी। वो बस ब्रेक थ्रू करना चाहता था, क्योंकि ये करने के बाद उसकी पावर्स बहुत बढ़ जाएंगे और वो दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे जो प्लेन इंडिया में से उड़ा था वो रोम में लैंड हुआ। हिमांशु, जिन्होंने व्हाइट फाइटिंग सूट पहना था, वो पूरे क्राउड में से बाहर आ रहे थे। बाहर वेटिंग हॉल में जाकर मार्क और हेनरी उनका इंतजार कर रहे थे। मार्क वहां पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की तरफ से आया था और हेनरी वहां पर होली चर्च की तरफ से आए थे।
प्रेसिडेंट हिमांशु। जाकिर और मार्क दोनों ने एक साथ कहा और हिमांशु को ग्रीट किया। इसके बाद हेनरी ने कहा, वेलकम टू वेटिकन मिस्टर हिमांशु। उनके चेहरे पर स्माइल थी और उन्होंने बहुत सिंसियरली कहा, मिस्टर मार्क, मिस्टर हेनरी, लॉन्ग टाइम नो सी। हिमांशु ने कहा। यह सीन बहुत हार्मोनियस था। इसके बाद हेनरी ने कहा, मिस्टर हिमांशु, आपकी स्ट्रेंथ लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तब से ज्यादा बढ़ गई है। आप शायद लेजेंडरी रियल में पहुंच गए हैं। साइड में खड़ा मार्क भी हिमांशु को ही जज कर रहा था। वो सरप्राइज था कि 50 साल की उम्र से ऊपर होने के बाद भी उनके बाल सफेद नहीं थे। स्किन क्लियर और यंग लग रही थी और उनकी आंखों में विगर और ब्रेवरी साफ नजर आ रही थी। उसे जिस बात से सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी वो ये थी कि उनका क्यूआई और ब्लड फ्लो बहुत कंट्रोल और बैलेंस था। हेनरी की बात सुनकर हिमांशु ने स्माइल करते हुए नामे गर्दन हिलाई और कहा, गॉडली स्टेट हमेशा से लेजेंडरी रन रहा है। लोगों को इसके बारे में बहुत बाद में पता चला। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका ज्यादा जिक्र नहीं है। इसको क्रॉस करने का कोई सही रास्ता भी नहीं है। हिमांशु बहुत साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया था, पर उसके बाद डाइटी रियल्म में जाने का उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। ये क्रूशियल स्टेप वो इतने सालों से ले नहीं पाए थे। इसके बाद वो सब वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए। वहां पर कार उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद हिमांशु ने पूछा, जाकिर, क्या आन अभी भी वेटिकन होटल में ही है? ये सुनकर मार्क और हेनरी थोड़ा शॉक हो गए। वो जानते थे कि अब हिमांशु आहान से मिलने जाएंगे। यस, आहान इस वक्त वेटिकन होटल में ही है, जाकिर ने कहा। मिस्टर मार्क, then I trouble you to take me to the Vatican hotel first? हिमांशु ने पूछा। इसके बाद उन्होंने हेनरी से कहा, प्लीज मुझे होटल जाने दीजिए, मुझे आहान से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं चर्च आ जाऊंगा। जब हेनरी ने इशारे से कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मार्क ने भी कह दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर हिमांशु। इस बार इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की जो टर्न चेंज मीटिंग होने वाली थी उसे हिमांशु लीड करने वाले थे और मार्क वहां उन्हें अलायंस की तरफ से रिसीव करने आया था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचे और आहान के रूम के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं आहान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हिमांशु आखिर आहान से अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? पोप हेनरी को 3 रीजंस बताते हैं जिसकी वजह से उन्होंने हेनरी को आहान को फॉलो करने के लिए कहा था। जब डार्क काउंसिल कैरी, चैंग और माइक की मदद करने से मना कर देते हैं तब ये तीनों वहां से चले जाते हैं। अगस्टस जूलियस को बताते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट फाइनल और क्रूशियल स्टेज पर है। हिमांशु वेटिकन पहुंच जाते हैं और सबसे पहले आहान से मिलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचते हैं और आहान के डोर के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं आहान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके हिमांशु सर, जाकिर ने कहा और वहां से चले गए। वो मन में सोच रहे थे कि आहान में कुछ तो बात है जो अलायंस लीडर हिमांशु उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतकर आहान ने अपना स्टेटस बहुत हाई कर लिया था। जब जाकिर वहां से चले गए तब हिमांशु ने आहान का डोर नॉक किया। आहान ने जब डोर खोला तब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हिमांशु को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। दोनों आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। हिमांशु भी आहान को ऊपर से नीचे देख रहे थे। दोनों के मन में सेम बातें ही चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना था पर मिल पहली बार रहे थे। तो ये है अलायंस लीडर हिमांशु जिनके बारे में जाकिर सर और अरमान से बात कर रहे थे। नो डाउट वो दोनों इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। इनके ऑरा में ही कोई जादू है। आहान ने मन में सोचा, What an excellent temperament. He deserves to win the competition and be the number 1 in the entire younger generation. हिमांशु ने आहान के लिए मन में सोचा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आहान ने पहले हिमांशु को ग्रीट किया। हेलो हिमांशु सर, प्लीज अंदर आइए। ये बोलकर उसने हाथ से जेस्चर करके उन्हें रूम में इनवाइट किया। As expected from you, you are a humble hero. Young man, you will have a great achievements in the future. हिमांशु ने आहान की तारीफ की। आहान मुस्कुराया और उसने हिमांशु को चाय सर्व करते हुए कहा, सर प्लीज हैव सम टी।
आप ट्रैवल करके आए हैं, थक गए होंगे। यस थैंक यू, हिमांशु ने कहा और कफ से एक सिप ले लिया। आहान, पॉप मेरा चर्च में इंतजार कर रहे हैं। तुमसे मिलने के अलावा मुझे तुमसे 2 इम्पोर्टेंट बातें भी करनी है। हिमांशु ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और सीधा मुद्दे की बात की। आहान उनके सामने बैठा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने कहा, यस सर प्लीज। पहली बात, इंडियन अलायंस का हमेशा से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन पर पूरा ध्यान था, ये तुम जानती हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस परफेक्ट था और तुम्हें बहुत रिकॉग्निशन भी मिला है। तुमने इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, कई सालों से हमारा कोई आर्टिस्ट टॉप 8 में नहीं पहुंच पा रहा था, पर तुमने वो डिस्ग्रेस भी मिटा दिया और ये टूर्नामेंट जीत गए। इंडियन मार्शल आर्ट्स इज वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन मार्शल आर्ट्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। हिमांशु ने कहा और खड़े होकर आहान के सामने झुके। ये देखकर आहान हड़बड़ा गया और तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, हिमांशु सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आता तो ऐसे ही परफॉर्म करता। हम सब के लिए हमारी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडियन मार्शल आर्ट्स और इंडिया है। आहान ने भी बाव किया और हिमांशु के जेस्चर की रिस्पेक्ट की। हिमांशु आहान से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा, गुड गुड गुड। ये बोलकर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो आहान से कितना सेटिस्फाइड थे। दूसरी बात, ये जीत तुम्हारी पर्सनल जीत भी है। तुमने बहुत सारे जीनियसेस को हराया है। यू कैन बी प्राउड ऑफ इट। ये बोल हिमांशु फिर रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा, पर आहान, इस जीत के साथ तुम्हारे दुश्मन भी पड़ गए। तुम सबकी नजर में आ गए हो। अब चाहे तुम्हारे पुराने दुश्मन हो या नए, सब तुमसे छुटकारा पाना चाहेंगे। वो हर कीमत पर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। हिमांशु ने कहा। आहान ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस सर हिलाने लगा। कल ही वो तीनों उस पर अटैक करना चाहते थे और अब कितने दुश्मन और हैं, ये बात वो नहीं जानता था। तुम्हें डर लग रहा है? हिमांशु ने पूछा। मैं क्यों किसी से डरूंगा? आहान ने कहा। ये सुनकर हिमांशु स्पीचलेस हो गए। उन्होंने एक पल के लिए आहान को देखा पर कुछ कह नहीं पाए। हिमांशु को ऐसे देखकर आहान ने कहा, सर, मैंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। बचपन से ही मैं बस लड़ता आया हूँ और अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करता आया हूँ। मैंने इतने सालों में एक बात तो सीखी है कि जब तक आप खुद नहीं डरते, आपको दूसरा कोई नहीं डरा सकता। इंसान का कॉन्फिडेंस उसे हर सिचुएशन में डील करवा ही देता है। We can always create a way to survive. डरे हुए इंसान को हमेशा दूसरा डराना ही चाहता है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हिमांशु ने कहा। हमारी मेंटालिटी भी बहुत स्ट्रांग है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे सीनियर के साथ हुआ था। एक बात और, तुम्हारा स्टेटस इस वक्त अरमान से भी ज्यादा डेस्टिंग है। You might die because of your status. आहान उनकी सारी बातें समझ रहा था। उसने उनसे कॉन्फिडेंटली कहा, सर, रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से मैं बंधा हुआ था, पर अब मैं किसी से नहीं डरता। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। I will kill anyone who tries to harm me. आहान की बातें सुनकर हिमांशु ने एक आंख भरी और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है। मुझे तुम्हारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस और सर्वाइवल नॉलेज के बारे में अच्छे से पता है, पर यह सब होने से गारंटी नहीं कि तुम सरवाइव कर पाओगे। जब सामने कोई टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का इंसान हो तो ये सारे स्किल्स बेकार होती है। इसके बाद हिमांशु ने एक पॉज दिया और कहा, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सेफ रह सकते हो। हिमांशु सर प्लीज बताइए, आहान ने कहा। मार्शल आर्ट अलायंस ज्वाइन कर लो। अगर अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो फिर कोई भी तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अलायंस के मेंबर बन जाओगे। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अलायंस उनके अगेंस्ट हो जाए, हिमांशु ने कहा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, सर मैं जानता हूं कि अलायंस का मेंबर बनने के बाद मैं सेफ रहूंगा, पर जो मेरे चांद लेना चाहते हैं वो तो किसी भी तरह लेने की कोशिश करेंगे और अलायंस के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर वो सोचते तो मेरे सीनियर की ये हालत नहीं होती। और वैसे भी अलायंस का मेंबर बनने के बाद मुझ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे,
और मुझे फ्रीडम में रहने की आदत है। ऐसे में मेरे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आहान ने अपनी बात कंटिन्यू की। सर, आप तो जानते हैं कि मैं अपने सीनियर का बदला लेना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत इस कंपटीशन से हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स में जब तक आप बाहर निकलकर खून खराबा नहीं देखते, तब तक आप सब कुछ सीख नहीं पाते हैं। मेरे लिए इस वक्त एक्सपीरियंस गैदर करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं फ्री मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर पाऊंगा। हिमांशु थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, पर उनके मन में ग्रेटिफिकेशन और आहान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, सीम्स लाइक यू विल नॉट जॉइन द अलायंस। सॉरी सर, आहान ने कहा। यंग मैन, टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता भी नहीं था कि तुम अलायंस ज्वाइन करो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक सजेशन था। तुमने सही कहा कि स्ट्रांग बनने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अलायंस ज्वाइन करने के बाद तुम शायद एक टैम्ड एनिमल बनकर रह जाते और कुछ नहीं। हिमांशु ने स्माइल करते हुए कहा। यह सुनकर आहान बहुत खुश हो गया। उसने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन माई डिसीजन। इट्स ऑल राइट। अब तुम्हारे रिवॉर्ड की बात करते हैं। आखिर तुमने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है। हिमांशु ने अचानक से कहा। रिवॉर्ड? आहान को कुछ समझ नहीं आया। आहान मन में सोचने लगा, सर मुझे क्या देंगे? कोई जीनियस ट्रेजरी या फिर कोई कल्टीवेशन टेक्निक? आहान जब इस सब के बारे में सोच रहा था तब हिमांशु ने कहा, कल दोपहर में मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ओथ लेने के बाद मैं एक रूल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करूंगा। वो रूल ये होगा कि कोई भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर किसी भी कॉमन और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पर अटैक नहीं कर सकता। उनके आसपास किसी भी इनोसेंट ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अलायंस स्ट्रेट एक्शन लेगा और उस मार्शल आर्ट कल्टीवेटर को अबॉलिश कर दिया जाएगा। हिमांशु की यह बात सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि इस रूल का मतलब क्या है। हिमांशु ने आगे कहा, ये रूल मैं इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट करूंगा। इस रूल के लिए मैंने बाकी अलायंसेस से भी बात की है और वो भी यही चाहते हैं। इसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स पर कोई खतरा नहीं होगा। कोई भी उन्हें एज अ बेट यूज नहीं कर पाएगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने का ये तुम्हारा रिवॉर्ड। आहान तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए झुककर कहा, थैंक यू सर। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले जो अरमान के साथ हुआ था उससे मार्शल आर्ट्स शर्मसार हो गया था। नाउ इट्स योर टाइम। एक्सपीरियंस गैदर करो और अपनी पावर्स बढ़ाओ। ये रूल तुम्हारी चिंता कम कर देगा। जब तुम अपनी पावर्स की पीक पर पहुंच जाओ तब अपने सीनियर का बदला ले लेना। हिमांशु ने कहा, हिमांशु सर आप चिंता मत कीजिए, मैं एक एक को ढूंढकर उनसे अरमान सर का बदला जरूर लूंगा। ये बोलते हुए आहान की आंखों में कॉन्फिडेंस और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये प्रॉमिस उसका सिर्फ हिमांशु से नहीं था बल्कि अरमान से भी था। रायजादा फैमिली को बहुत पहले पता चल गया था कि आहान चैंपियनशिप जीत गया है। आलोक रायजादा अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा था और बहुत परेशान था। वो सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि आहान और उनमें कितनी दूरी आ गई है। आहान की वजह से उनकी लाइफ उलट पुलट हो गई थी। आहान की वजह से मिहिर का करियर बर्बाद हो गया था। इससे पहले उसकी वजह से ही अनन्या के पैर टूट गए थे और वो कई महीनों से बेड पर थी और अब वो पागलपन की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब आलोक ने दीवान फैमिली से कांटेक्ट करके तुषार को आहान को जान से मारने के लिए कहा था, तब आहान ने तुषार को ही जान से मार दिया था। यह बात जब अनन्या को पता चली तो वो पागल हो गई। वो बस चिल्ला रही थी कि आहान मर गया, आहान मर गया। जैसे ही उसे होश आता तो फिर यही बात चिल्लाकर बोलती थी। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं था। आलोक इस वक्त अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान था। पहले आहान सिर्फ स्ट्रांग था पर अब उसके साथ पूरा मार्शल आर्ट अलायंस है। वो सोच रहा था कि वो आहान का क्या करेगा। अगर आहान को कुछ भी हुआ तो पूरा मार्शल आर्ट अलायंस उसे प्रोटेक्ट करेगा। क्या आलोक आहान से अपने बच्चों की इस हालत का बदला ले पाएगा? हिमांशु पहले आहान को कांग्रेचुलेट करते हैं और फिर इसे आने वाले खतरे से सावधान रहने के लिए कहते हैं। आहान कॉन्फिडेंट होता है कि वो सबसे डील कर लेगा। इसके बाद हिमांशु उसे मार्शल आर्ट अलायंस ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं पर आहान मना कर देता है।
उधर आलोक राय ज्यादा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके दोनों बच्चे आहंग की वजह से सफर कर रहे थे। आलोक जब इस सोच में डूबा हुआ होता है तब उसे किसी के आने की आवाज आती है। कोई जमीन पर हील बजाती हुई उसके रूम की तरफ आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वो कोई और नहीं, आलोक की वाइफ शिप्रा थी। सिगरेट के धुएं की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और खांसने लगी। आलोक ने उससे पूछा, क्या हुआ? शिप्रा ने अपना मुंह कवर किया और कहा, बाहर चल के बात करते हैं। इतना कहकर उसने मुंह फेरा और रूम से बाहर चली गई। आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों जब लिविंग एरिया में बैठे तब शिप्रा ने कहा, अनन्या ठीक हो गई। ये सुनकर आलोक को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? वो एक बार फिर से शिप्रा के मुंह से ही सुनना चाहता था, इसलिए उसने उसकी बात रिपीट नहीं की। शिप्रा ने फिर से कहा, मैंने कहा कि अनन्या ठीक हो गई है, उसका पागलपन ठीक हो गया है। ये सुनकर आलोक 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो इस खबर से बहुत खुश था। उसने कहा, अनन्या ठीक हो गई? ऐसे अचानक से? ऐसा क्या हुआ जिससे वो ठीक हो गई? उसने शिप्रा से लगातार सवाल किए। तो तुम क्या चाहते थे, हमारी बेटी उस मेंटल हॉस्पिटल में ही रहे? शिप्रा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। आलोक ने कहा, वो अभी आहंग को लेकर परेशान था। बहुत दिनों बाद उसे ये पहली अच्छी खबर मिली थी, इसलिए वो उसे एंजॉय करना चाहता था। शिप्रा ने टेबल से कप उठाया और एक सिप लेने के बाद कहा, मेरी बात सुनो, अनन्या आज सिर्फ तेरी वजह से ठीक हुई है। वो लगातार आलोक को देख रही थी। ये बात सुनकर आलोक को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, What do you mean? आलोक ने देश भर के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को अनन्या के इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, पर बहुत लोगों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। अनन्या की हालत बहुत खराब थी और उसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका था। पर आज शिप्रा कह रही थी कि उसकी वजह से अनन्या ठीक हो गई है। उसने ऐसा क्या किया था? शिप्रा ने एक गहरी सांस ली और आलोक से कहा, एक्चुअली मैंने अनन्या को यह कह दिया कि कंपटीशन में आहान की मौत हो गई है। उसने बिना कुछ छिपाए आलोक को सच बताया। व्हाट? ये सुनकर आलोक की आंखें लाल हो गई। जो आहान कंपटीशन जीत चुका था उसे उसकी वाइफ ने डेड बता दिया था। ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, शिप्रा ने कहा। अनन्या की ये हालत उस फटीचर आहान की वजह से हुई थी। मैं बस उसके दिमाग में वही बात टारगेट कर रही थी। मेरा ये तरीका इफेक्टिव भी था। जब मैंने उससे कहा कि वो मर चुका है तब वो शांत हो गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं सच बोल रही हूँ? उस वक्त मुझे हैरानी हुई और मैंने खुशी में हाँ कह दिया। अब मेरी बेटी शांत हो गई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, शिप्रा ने कहा। इस पर आलोक ने कहा, पर आहान जिंदा है। मैं जानती हूँ यह तरीका उसे पूरी तरह ठीक भी नहीं करेगा। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएगी तब उसे पता चल जाएगा कि आहान जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए तो तुम्हें आहान को मारना ही होगा, शिप्रा ने फोनली कहा। उसकी बातें सुनकर आलोक गहरी सोच में डूब गया। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर शिप्रा ने कहा, डार्लिंग सुनो, दीवान फैमिली को अभी तक हमारा फेवर रिपे करना है। जब उन्होंने तुषार को भेजा था तब वो आहान को नहीं मार पाया था। तुषार को भी तो आहान नहीं मारा था ना। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से दीवान फैमिली आहान को मारने के लिए तैयार हो जाए। हमें उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहिए। आलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो खुद चाहता था कि आहान जल्दी से मर जाए, पर इस वक्त उसके स्टेटस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आलोक इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका था। वो न आहान को जान से मारने के लिए कोई स्कीम बना पा रहा था और न ही शिप्रा की बात टाल सकता था। उसके लिए उसकी बेटी का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। दीवान फैमिली के खानदानी हाउस में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। वहां पर धर्म, अमृत, योगेश और फैमिली के बाकी कोर मेंबर्स मौजूद थे। सबसे पहले धर्म ने कहा, मैंने आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि अब हमें मिलकर डिसाइड करना है कि हम उस आहान से कैसे डील करें। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आगे आपको करंट सिचुएशन अमृत समझाएगा। अमृत ने बोलना शुरू किया। आई एम श्योर,
सबको पता चली गया है कि अहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत गया है। इसके अलावा उसने फाइनल मैच से पहले मार्शल आर्ट्स में कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 1 में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इस वजह से जो लोग उसे कंपटीशन में जान से मारना चाहते थे, उनका प्लान बदल गया। अब अहान उस लेवल पर पहुंच गया जहां कोई भी उससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है। उसने आगे कहा, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से अहान वापस इंडिया आ चुका है। तुषार की मौत से पहले दीवान फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच में डील हुई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा अहान भी हमारा दुश्मन बन गया। अब उसकी जैसी पर्सनैलिटी है, वो हमसे बदला लेने जरूर आएगा। अमृत की बातें सुनकर हॉल का माहौल बिल्कुल बदल गया। सबको बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड फीलिंग हो रही थी। किसी ने भी अपने ओपिनियन नहीं रखे थे। वहां पर जो बैठे थे स्मार्ट थे। वो जानते थे कि अहान के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचने का क्या मतलब है। अगर उन्होंने अहान को कुछ भी किया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। सबको इस तरह शांत देखकर धर्म ने कहा, मीटिंग बुलाने से पहले मेरे पास आलोक रायजादा का कॉल आया था। वो चाहता है कि हम कुछ भी करके अहान से छुटकारा पा ले। आई होप सबको याद ही होगा कि रायजादा फैमिली का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर उन्होंने उस वक्त हमारी मदद नहीं की होती तो हम आज इस पोजीशन पर नहीं होते। धर्म बोलते बोलते रुक गया और फिर उसने गहरी सांस लेने की बात कहा, रायजादा फैमिली का कर्ज उतारने की बात हो या फिर तुषार की मौत का बदला लेने की बात हो, हमें कुछ तो करना ही होगा। और ये बहुत साफ है, या तो अहान बचेगा या फिर दीवान फैमिली। योगेश दीवान बहुत देर से चुप था। उसने सिचुएशन को एनालाइज किया और कहा, अहान ने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जीता है। इस वजह से इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम बहुत ऊंचा हो गया है और सब उसकी साइड है। अगर हमने अहान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इंडियन मार्शल आर्ट अलायंस के अगेंस्ट होंगे। अलायंस अहान की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। ऐसे में अहान को हमने कुछ भी किया तो हमें भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हम तो अलायंस के दुश्मन बन जाएंगे। धर्म योगेश की बातें सुन रहा था। उसने कहा, योगेश तुम जो कह रहे हो वो पहले ही सोच चुका हूँ। ये मीटिंग भी इसलिए बुलाई गई है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे आलोक ने भी मुझसे कहा है कि अगर हम अहान से डील करने में कामयाब रहे तो वो दीवान फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेगा। इस पर योगेश ने कहा, मतलब हमें अहान से छुटकारा पाना ही होगा। हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है। अब या तो अहान रहेगा या फिर दीवान फैमिली। दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। धन ने कहा, अहान की वजह से सब परेशान थे। सबके सर्वाइवल पर बात आ गई थी। वहां बाथरूम का दरवाजा खुला और अहान टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकला। अहान ने बहुत दिनों से एक रिलैक्सिंग बात नहीं लिया था। उसके दिमाग में हमेशा कंपटीशन की चिंता रहती थी और टाइम कम होने की वजह से वो रिलैक्स भी नहीं हो पाता था। इसलिए इंडिया पहुंचकर उसने सबसे पहले एक रिलैक्सिंग हॉट वाटर बाथ लिया। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठा, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जब मैसेज खोला तब उसने देखा कि मैसेज हिमानी की तरफ से था। हाय मार्शल आर्ट्स मास्टर, आई हैव हर्ड दैट यू हैव won the international competition. Everyone is talking about you. When will you come back and tell me everything about your heroic act? मैसेज देखकर अहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने हिमानी को कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर जो उसका स्टेटस था उसे ये बात आसानी से पता चल गई। अहान ने तुरंत हिमानी को रिप्लाई किया, आई एम बैक, व्हाट आर यू डूइंग? जैसे ही अहान फोन नीचे रखने लगा, उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैसेज हिमानी का ही था। उसने मन में सोचा, ये लड़की मेरे मैसेज का इंतजार ही कर रही थी क्या? You are back and you didn't even tell me. Do you want to come over for drinks? हिमानी का मैसेज पढ़कर अहान ने रिप्लाई किया, Yes sure. Where are you? Send me the location. I'll come over. हिमानी ने फिर से तुरंत मैसेज किया, Big Tree Music Bar. Big Tree Music Bar मनाली का बहुत पॉपुलर बार था। वहाँ पर एम्बियंस बहुत अच्छा था और पहुँचना भी बहुत आसान था। ये जगह बाकी नाइट क्लब से बहुत अलग थी। रात को यहाँ का पार्किंग लॉट बिल्कुल भर चुका था और हर तरह की लग्जरी कार यहाँ पर खड़ी थी। हिमानी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर बैठी थी। उसके एक फ्रेंड का बर्थडे था और वो वहाँ पर डिनर करने आए थे।
सब लड़कियां बहुत एलिगेंटली ड्रेस थी और सब ने लाइट मेकअप किया हुआ था। उनमें से सबसे खूबसूरत हिमानी लग रही थी। उसने पर्पल कलर का टॉप और स्कर्ट पहना था। उसके कर्व्स क्लियरली विजिबल थे और उसके खुले बाल उसकी गर्दन को छूते हुए उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। हिमानी ने बहुत कम मेकअप किया था, तब भी उसका चेहरा चमक रहा था। सब लड़कियों में हिमानी खूबसूरती के मामले में टॉप पर थी। जो भी वहां से गुजर रहा था उसकी नजर हिमानी पर ही रुक रही थी। उन सब में हिमानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। बहुत सारे लोग वहां पर आकर उनसे बात कर रहे थे और उन्हें ड्रिंक्स ऑफर कर रहे थे। वो लड़कियां सबको पोलाइटली रिजेक्ट कर रही थी। हिमानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? हिमानी की एक फ्रेंड ने कहा। जब वो बाहर आए थे तब हिमानी बहुत नॉर्मल थी और उदास भी लग रही थी, पर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो फोन में देख रही थी और अब बहुत लाइवली लग रही थी। उसका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया था। ओह, इट्स नथिंग, माय फ्रेंड वांट्स टू मीट मी, हिमानी ने कैजुअली कहा। ओह, मिस हिमानी इज हैविंग अ फ्रेंड कमिंग ओवर। हिमानी के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगी। हिमानी जितना ब्लश कर रही थी उन्हें साफ नजर आ रहा था कि वो अपने इस फ्रेंड को बहुत लाइक करती है। आहान को देखकर हिमानी कैसे रिएक्ट करे? आलोक की वाइफ शिप्रा उसे आकर बताती है कि अनन्या को होश आ गया है। इसके बाद वो कहती है कि अनन्या की तबीयत ये सुनकर ठीक हुई है कि आहान मर चुका है, इसलिए अब आहान को मरना होगा। दीवान फैमिली भी आहान को मारने के बारे में सोच रही होती है। अब या तो दीवान फैमिली जिंदा रहेगी या फिर आहान। हिमानी आहान को मिलने के लिए बिग ट्री म्यूजिक बार में बुलाती है। बार के 3rd फ्लोर पर एक लड़कों का ग्रुप आया था। सब ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़ों में थे। उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी, इसलिए उनके आसपास शांति थी। वे शहर के फेमस लोगों के बेटे थे। उनमें से एक था मिहिर रायजादा। बहुत लोग उसके पास आए जो उसके साथ ड्रिंक करना चाहते थे, पर अपने एटीट्यूड की वजह से मिहिर ने सबको इग्नोर कर दिया। जो इन सबको आज यहाँ पार्टी के लिए लाया था वो मिहिर का फ्यूचर ब्रदर इन लॉ वेदांत था। इनके बीच में एक लड़का जिसका नाम अभिनीत रायचंद था। अभिनीत नॉर्थ ईस्ट के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। वो और वेदांत एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे और अब वो वहां पर मिहिर से रिश्ते अच्छे करने आया था। अनफॉर्चुनेटली मिहिर ने किसी को मुंह नहीं लगाया। वो अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। जब उसे कोई चारा नजर नहीं आया तो अभिनीत ने वेदांत से कहा, वेदांत, मिहिर बहुत परेशान लग रहे हैं, वो अकेले ड्रिंक कर रहे हैं, माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि हम कुछ गर्ल्स को इनवाइट कर लेते हैं, सबका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वेदांत ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने मिहिर जीजू के लिए लड़कियां बुलाई है तो वो मेरी जान ले लेगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? उन्हें कौन बताएगा? और अगर उन्हें कहीं से पता चल भी गया तो तुम मेरा नाम ले लेना, आगे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं उन्हें यहाँ पर ड्रिंक्स और खाने के लिए बुला रहा हूँ। अभिनीत ने कहा, ठीक है। वो इतना कह रहा था इसलिए वेदांत भी मना नहीं कर पाया। पर मेरे जीजू को ऐसी वैसी लड़कियां नहीं पसंद है, हमें अच्छी लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी। वेदांत की बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगा। तब उसकी नजर हिमानी और उसकी फ्रेंड्स पर पड़ी। उसने कहा, वहां 1st फ्लोर पर देखो, वो लड़कियां अच्छी लग रही है। वो पर्पल टॉप वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम जाओ और उन्हें यहाँ इनवाइट करो, वेदांत ने कहा। अभिनीत सिर हिलाकर खड़ा हुआ और फिर हिमानी के ग्रुप के पास चला गया। इस वक्त उन गर्ल्स ने अपने लिए वाइन ऑर्डर की थी। जब उन्होंने अभिनीत को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वो कॉन्फिडेंटली हिमानी की सीट के पास आया और उसने कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, इट इज सो नाइस टू सी यू हियर, लेट्स हैव सम ड्रिंक्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट। उसके हाथ में ड्रिंक थी इसलिए वो टोस्ट के लिए वेट कर रहा था। हिमानी और बाकी लड़कियां ऐसी फ्लर्टिंग को लेकर बहुत कैजुअल थी, इसलिए उन्होंने अभिनीत के साथ अपनी ग्लास क्लिंक की और फिर आपस में बात करने लग गई। गर्ल्स, आप कब से अकेले बैठी हैं? आप बोर हो गई होंगी ना? मेरे कुछ फ्रेंड्स ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हैं और मैं आपको हमारे साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वी कैन ड्रिंक टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर, अभिनीत ने कहा। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को जाकर बोलो कि हम उनके अच्छे इंटेंशन की कदर करते हैं, इसलिए हम वहां नहीं आएंगे। हाँ, तुमसे पहले भी बहुत लोग हमें इनवाइट कर गए हैं, पर हम बोर नहीं हो रहे इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, गर्ल्स ने जवाब दिया। वह ऐसे फ्लर्टेशियस लड़कों को जवाब देना अच्छे से जानती थी। अभिनीत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उसे लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मिहिर को चीयर करने के लिए उनका वहां जाना जरूरी था। उसने एक बार फिर हिमानी की तरफ देखा और कहा, ट्रस्ट मी, हमारा कोई और इंटेंशन नहीं है। हम बस आप लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं और आपको और जानना चाहते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, हिमानी ने कोल्डली कहा। हे ब्यूटीफुल, से एक बार फिर सोच लो, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, अभिनीत ने कहा। वो जैसे भी है, हम उसका क्या करें, हिमानी ने इरिटेट होते हुए कहा। आहान से बात होने के बाद वो बहुत अच्छी मूड में थी। वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर अभिनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़कियां उससे हमेशा चिपकती रहती थी, पर आज ये लड़कियां थी जो बार बार उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एक दूसरे को जानने में प्रॉब्लम क्या है। हिमानी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। हिमानी ऐसे लड़कों की फितरत अच्छे से जानती थी। वो पहले भी ऐसे लड़कों से मिली थी जो अपने बाप के नाम पर और पैसों पर ऐश करते हैं। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब आप प्लीज यहाँ से जाएंगे, वी नीड टू सेलिब्रेट, हिमानी ने कहा। हम फिर जल्दी मिलेंगे और तब मैं तुम्हें अच्छे से जान कर रहूंगा, अभिनीत ने कहा। क्या फॉरएवर, हिमानी ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है, देख लूंगा तुम्हें भी। इतने बार रिजेक्ट होने के बाद अभिनीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और वहां से चला गया। उसे जाते देख एक लड़की ने कहा, हिमानी, कहीं वो कुछ करेगा तो नहीं? डोंट वरी, मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने बाप के नाम पर बहुत उड़ते हैं ये लोग, हिमानी ने कहा। उसकी बातें सुनकर वो सब शांत हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वो कुछ नहीं करेगा। उधर अभिनीत लगातार बड़बड़ा रहा था। जब वो अपने टेबल पर पहुंचा तब वो बड़बड़ा रहा था, वो लड़कियां खुद को समझती क्या है। मुझे अभिनीत रायचंद को मना किया उन्होंने, मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैं दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा, उसने कहा और फिर मिहिर की तरफ देखा। उसने उससे कहा, मिहिर, आप मेरी मदद के लिए कुछ आदमी बुला सकते हैं? उसकी बात सुनकर मिहिर हैरान हो गया। वो जानता था कि आदमी बुलाकर अभिनीत क्या करना चाहता है। उसे लग रहा था कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभिनीत, तुम फोर्सफुली उन लड़कियों को हैंडल करना चाहते हो, ये मनाली है। मैं एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसा मत करो, मिहिर ने कहा। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से अपने लोगों को बुला लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे, अभिनीत ने कहा। वेदांत नहीं चाहता था कि वहां कुछ हो और वो उसमें फंसे। एक केस की वजह से वो अभी अभी जेल से छूटा था और उसकी फैमिली चाहती थी कि वो अपनी प्रोफाइल लो ही रखे। उसने तुरंत कहा, अभिनीत, जाने दो, कुछ लड़कियां ही तो है। नॉर्थ ईस्ट में तो इससे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं जो तुम्हें चाहती है। लेट इट गो। हाँ, हम तुम्हें एक जगह लेकर जाएंगे जहां तुम्हें इससे भी बेटर गर्ल्स मिल जाएंगी, मिहिर ने कहा। नॉर्थ ईस्ट में मुझे अभिनीत रायचंद को कभी ऐसा कुछ सफर नहीं करना पड़ा है। अगर मैंने इन लड़कियों को सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं शांति से अपने शहर नहीं जा पाऊंगा। मिहिर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे बस 6-7 लोगों की जरूरत है, अभिनीत ने कहा। वो बार बार कह रहा था, इसलिए मिहिर भी अब मना नहीं कर पाया था। वो भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल कॉल मैन फॉर यू, और याद रखना ये मनाली है, डोंट गो टू फार। मिहिर की बात सुनकर अभिनीत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप मेरी इस बार मदद कर दीजिए। आप जब भी नॉर्थ ईस्ट आएंगे मैं आपको बहुत एंजॉय करवाऊंगा। आप लोग नॉर्थ ईस्ट आना याद रखेंगे, आई गारंटी यू। इसके बाद कुछ वाइन्स के राउंड्स चले और माहौल थोड़ा ठीक हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि हिमानी खड़ी हो गई और बार के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट साफ बता रही थी कि वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहां आ गया है। अभिनीत भी दरवाजे की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे वो आ रहा था तो उसका मुंह बन गया। उसे लगा कि हिमानी किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान का वेट कर रही होगी। ये लड़की इसका इंतजार कर रही थी। फिर मुझे लगा कि किसी हाई फाई एलीट इंसान का इंतजार कर रही होगी। ये तो टीचर सा लग रहा है, अभिनीत ने कहा।
जब मिहिर और वेदांत ने आहान को देखा तो वो हैरान हो गए। ये यहाँ कैसे आ गया? मिहिर ने कहा। व्हाट मिहिर, आप इसे जानते हैं? अभिनीत ने पूछा। मिहिर हेल्पलेस फील कर रहा था। वो आहान को कैसे नहीं पहचानता? उसी की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया था। वो आहान को 1000 लोगों की भीड़ में से भी आसानी से पहचान सकता था। जब मिहिर आहान के बारे में सोच रहा था तब आहान हिमानी के पास पहुंच गया था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद आहान चेयर पर बैठा और बाकी लड़कियों से बात करने लगा। उन्हें हंसते हुए बात करते देख अभिनीत के दिल में आग लग रही थी। वो उन्हें गाली देने लगा। इसके बाद उसने पूछा, मिहिर, ये लड़का कौन है? मिहिर कुछ बोल पाता उससे पहले वेदांत ने बोलना शुरू किया और आहान और मिहिर के बीच में क्रैचेस अभिनीत को समझाए। वेदांत को भी आहान पर गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पास की बातें सुनकर अभिनीत को गुस्सा आया। उसने कहा, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऑफेंड करने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त अभिनीत मिहिर को इम्प्रेस करना चाहता था और उसकी नजर में यह सबसे अच्छा मौका था। जब वो खड़ा होकर आहान के पास जाने लगा तो वेदांत ने उसे रोक लिया और कहा, तुम उसकी स्ट्रेंथ नहीं जानते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स कमाल के हैं। वी आर नो मैच इन फ्रंट ऑफ हिम। इसे मार्शल आर्ट्स आते हैं? ग्रेट। मुझे लगा था कि मुझे कभी मार्शल आर्टिस्ट से लड़कर अपने स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, पर ये तो अच्छा मौका है, अभिनीत ने कहा। मिहिर और वेदांत नहीं जानते थे कि अभिनीत मार्शल आर्ट्स जानता है। वो ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत किस लेवल का मार्शल आर्ट्स जानता है। ठीक है, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, मिहिर ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत क्या करेगा, पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा था उन्हें उस पर भरोसा था। लीव दिस मैटर टू मी, अभिनीत ने कहा और वहां से चला गया। जैसे ही वो हिमानी के पास आया उसे देखकर हिमानी चिढ़ गई। उसने कहा, तो फिर से यहाँ आ गए? अभिनीत ने हिमानी को इग्नोर किया और आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आहान रायजादा हो? आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उससे कहा, तुमने हिमानी को ऑफेंड किया? जिस तरह हिमानी ने उससे बात की थी आहान समझ गया था कि उसने हिमानी को ऑफेंड किया है। जब आहान ने देखा कि वो लड़का हिमानी को ऊपर से नीचे तक घूर रहा है तो आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहान और अभिनीत के बीच में अब क्या होगा? जिस बार में हिमानी और उसकी फ्रेंड्स होती हैं उसी बार में मिहिर अपने दोस्तों के साथ आता है। उनमें से एक अभिनीत होता है जो हिमानी और उसकी फ्रेंड्स को ड्रिंक के लिए इनवाइट करने आता है, पर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में अभिनीत उन्हें सबक सिखाने के लिए मिहिर की मदद मांगता है। जब मिहिर और वेदांत आहान को वहां देखता है तो अभिनीत को सब बताते हैं कि वो उससे फाइट करने वहां चला जाता है। तुमने हिमानी को ऑफेंड किया? आहान हिमानी के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने अभिनीत से सवाल किया, ओह, तो इस ब्यूटीफुल लेडी का नाम हिमानी है? अपने नाम की तरह ये भी बहुत खूबसूरत है, अभिनीत ने कहा। आहान ने उसे घूरा और टेबल पर पड़ी एस्ट्रे उठाकर उसके घुटने पर मारी, पर अभिनीत इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने अपना पैर हटा लिया और एस्ट्रे बिना उसे टच किए जमीन पर गिर गई। जब आहान ने ये देखा तो वो समझ गया था कि अभिनीत को मार्शल आर्ट्स आता है। वो मार्शल आर्ट्स के स्टेज 2 के लेवल 1 का फाइटर था। इस लेवल के फाइटर से लड़कर आहान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। आहान ने स्माइल किया और अभिनीत को मॉक करते हुए कहा, तो तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो? चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का लायन क्लब कितना पावरफुल है। मैंने वहां से मार्शल आर्ट सीखा है और मैं तुम्हारी अभी चटनी बना सकता हूँ, अभिनीत ने गुस्से में कहा। उसे अपने मार्शल आर्ट स्किल पर जितना भरोसा था उतना इस बात पर भरोसा था कि आहान मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था। लायन क्लब या डॉग क्लब? आहान ने कहा और हंसने लगा। उसकी बात सुनकर हिमानी और उसकी बाकी फ्रेंड्स भी हंसने लगी। आहान जिस अंदाज में अभिनीत को ह्यूमिलिएट कर रहा था वो सच में बहुत एंटरटेनिंग था। अभिनीत वैसे भी बहुत ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और सबको हंसता देख उसे और गुस्सा आने लगा था। वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। आहान ने ये गुस्सा उसकी आंखों में देख लिया था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। आहान ने जब अभिनीत को ऊपर से नीचे तक देखा
तब उसने उसमें बहुत सारे फ्लॉज ढूंढ लिए थे। उसकी लोअर बॉडी स्टिल नहीं थी। वो बहुत रेस्टलेस हो रहा था और उसकी आईज फ्लिकर कर रही थी। ये सब देखकर अहान समझ गया था कि वो कोई बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए उसे तैयार रहने की भी कोई जरूरत नहीं। जैसे ही अभिनीत अहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, एक आवाज ने उसे रोक लिया। अभिनीत भाई रुक जाओ। वो लड़का चलते हुए अभिनीत के पास आया और उसने कहा, आप इस फटीचर से लड़ना क्यों चाहते हैं? इसके कपड़े देखे, से जाने दो। आपको तो पता ही है कि अगर हम किसी पर कीचड़ डालेंगे तो हमारे हाथ ही गंदे होंगे। जिस लड़के ने आकर अभिनीत को रोका था, अहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसने अपने हाथ में बहुत महंगी ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। अहान को वॉचेस ज्यादा पसंद नहीं थी, पर वो उनके ब्रांड्स अच्छे से जानता था। जब उस लड़के ने देखा कि अहान की नजर उसकी कलाई पर है, तब उसने कहा, तुम जानते हो ये कौन सी वॉच है? अहान ने उस लड़के को देखा और मन में सोचा, मैं कुछ दिन मनाली से बाहर क्या चला गया, यहाँ के लोग मुझे ही बोल दे। अहान ने इनके सामने लो प्रोफाइल रखा और कुछ नहीं बोला, पर उसने थर्ड फ्लोर पर देख लिया था कि मिहिर और वेदांती खड़े हैं। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब अभिनीत उसके पास आया तो अहान को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे मिहिर और वेदांत नजर आए। अब मेरी वॉच देखना बंद भी करो, मैंने इस वॉच के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये वॉच कितने की है, उस लड़के ने कहा। उस लड़के को लग रहा था कि अहान कोई निकम्मा नालायक लड़का है। ये सब सुनकर हिमानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस लड़के से हिमानी प्यार करती थी, कोई उसकी ऐसी इंसल्ट कर रहा था, ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इट्स जस्ट अ वॉच, व्हाट इज देयर टू बी सो प्राउड ऑफ? हिमानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद उसने अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर की और अपनी कलाई दिखाई। उसने उससे भी बड़ी कंपनी की वॉच पहनी हुई थी। ये वॉच कोई मामूली वॉच नहीं थी, बल्कि लिमिटेड एडिशन वॉच थी। ये वॉच दुनिया भर में बस कुछ लोगों के पास ही थी। ये वॉच हिमानी के पास देखकर अभिनीत और उसके दोस्त की आंखें खुली रह गई। वो लड़का हिमानी के पास आया और उसने हिमानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी बड़ी ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वॉच? मिस, ये वॉच आपके पास कैसे है? जितना मुझे पता है, ये स्पेशली ब्रिटिश की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन की गई थी और इंडिया में इसके 3 पीसेस ही आए थे। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी लग्जूरियस वॉच देख रहा था। अभिनीत ही सब बातें सुनकर हैरान था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी के पास ऐसी वॉच हो सकती है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? अभिनीत ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा। उस लड़के ने अभिनीत को घुरा और कहा, तुम्हें मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ? वो लड़का वॉचेस का दीवाना था और उसे हर वॉचेस के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने ये वॉच हमेशा मैगजीन में देखी थी और आज उसे अपने सामने एक लड़की के हाथ में देखकर हैरानी हो रही थी। उन दोनों को ऐसा बौखलाया हुआ देखकर हिमानी ने अहान का हाथ पकड़ लिया और स्माइल करने लगी। ऐसे स्टेटस के साथ हिमानी में एटीट्यूड होना नॉर्मल था। जब उसने देखा कि वो दोनों अभी भी उसकी कलाई को देख रहे थे, तब उसने अपनी जैकेट की स्लीव नीचे कर ली। मिस, मैं नहीं चाहती कि इतनी स्पेशल वॉच कोई भी अनइम्पोर्टेंट और फालतू लोग देखें, हिमानी ने तड़कते हुए कहा। अभिनीत कुछ बोलना चाहता था, पर वो चुप हो गया। इतना सब होने के बाद वो अहान से लड़ नहीं सकता था। वो उन दोनों को घूर रहा था। उसने जाने से पहले उनसे कहा, हमारी फिर मुलाकात जरूर होगी और तब मैं तुम्हें देख लूंगा। देखता हूँ तब तुम ऐसे स्माइल कर पाते हो या नहीं। इतना कहने के बाद अभिनीत और उसका दोस्त वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अहान ने मिहिर और वेदांत को देखा, जैसे वो उन्हें कह रहा हो कि वो उनसे भी जल्दी निपटेगा। जैसे ही उनका आई कांटेक्ट अहान से हुआ, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो अपना गुस्सा जता नहीं सकते थे, क्योंकि अहान की वजह से उन्हें पहले भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। वो सिर्फ इंतजार कर सकते थे कि दीवान फैमिली उसके साथ क्या करेगी। जब वो दोनों मिहिर और बाकी सबके पास पहुंचे, तब वेदांत ने कहा, अभिनीत, ये कौन है? अभिनीत के साथ जो लड़का था, वो दोनों उसे नहीं जानते थे। ओह सॉरी ब्रदर्स, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो। ये नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के मास्टर सुखदेव कपूर का बेटा वासु कपूर है। अभिनीत ने उन तीनों को आपस में इंट्रोड्यूस किया। वेदांत ये इंट्रोडक्शन सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम दो सुखदेव के बेटे हो? हाँ,
मेरे डैड 2 दिन में मनाली आ रहे हैं, मनाली में उनसे कोई जीत नहीं सकता है, वासु ने कहा। वो जैसे बोल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे सुखदेव ने मनाली में सबसे फाइट की हुई है। ऐसा नहीं था कि वासु ये तारीफ फालतू में कर रहा था। सुखदेव पिछले 30 सालों से फाइट कर रहे थे और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर थे। ये सब सुखदेव की मेहनत और ट्रेनिंग की वजह से ही था। मिहिर को ऐसे एरोगेंट लड़के पसंद नहीं थे। वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर उसे अचानक से याद आया कि अहान से बदला लेने के लिए वो वासु और सुखदेव की मदद ले सकता है। ये सोचते ही मिहिर ने अपना एटीट्यूड बदल दिया। उसने तुरंत वाइन ग्लासेस उठाए और वासु और अभिनीत को दे दिए। वासु ने भी रियलाइज किया कि उसने रायजादा फैमिली के बेटे को ज्यादा बूस्ट कर दिया है। रायजादा फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी, उसे भी उनसे फेवर की कभी जरूरत पड़ सकती थी। वासु ने तुरंत कहा, मिहिर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। टू न्यू बिगनिंग्स। इतना कहने के बाद वासु ने हाथ उठाया, सबने चीयर्स किया और एक ही बार में ग्लास खाली कर दिया। वासु, आप बहुत पोलाइट और जनरस हैं, मिहिर ने कहा। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो सब आहान के साथ हुई अनबन के बारे में भूल चुके थे। माहौल बहुत हल्का हो गया था और सब थोड़ा थोड़ा टिप्सी भी हो गए थे। अचानक से मिहिर ने वासु से पूछा, वासु, नॉर्थ ईस्ट मार्शल आर्ट्स का मनाली मार्शल आर्ट्स से कोई मुकाबला नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर सुखदेव अंकल यहाँ आएंगे तो उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहना। वासु ने अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद कहा, मेरे डैड मार्शल आर्ट्स के ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं। उनकी फ्रीज टेक्निक और स्वॉर्ड टेक्निक का कोई मुकाबला नहीं है। मनाली में उनकी टक्कर का कोई नहीं हो सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे बेटर इस दुनिया में कोई ना कोई हो ही सकता है। अगर मनाली के मार्शल आर्ट अलायंस की बात करें तो यहाँ पर भी वो टॉप लेवल के फाइटर्स हैं। यहाँ के अलायंस हेड्स भी कन्वर्टिंग फोर्स या ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर ही हैं, मिहिर ने कहा। ये सुनकर वासु अनकंट्रोलेबली हंसने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हंस रहा था। शांत होने के बाद उसने कहा, वो सब मेरे डैड 3-4 साल पहले उनसे लड़े थे, एक भी उनके सामने टिक नहीं पाया था। हो गया मेरे डैड से फाइट करेंगे। ये सुनकर मिहिर बहुत खुश हो गया था। अगर सुखदेव ने वॉर अलायंस के कुछ लोगों को हराया था तो वो आहान को आसानी से जान से मार सकता था। ऐसी बात है? सॉरी ब्रो, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अगर सुखदेव अंकल सबसे पहले फाइट कर चुके हैं और उन्हें हरा चुके हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिहिर ने कहा। इस वक्त मिहिर के लिए सबसे जरूरी था कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो आहान को जान से मार सके। सब फिर से ड्रिंक करने लगे। उधर अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हिमानी और आहान एक साथ बार से बाहर निकल गए। हिमानी ने आहान का हाथ पकड़ा हुआ था। जब अभिनीत ने उन्हें बाहर जाते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अभिनीत ने मिहिर के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया। वो जानता था कि अभिनीत क्या करने वाला है। अब उसके पास ज्यादा पावरफुल लोगों का साथ था, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। हिमानी और आहान एक साथ चल रहे थे। दोनों ने बहुत वक्त से एक दूसरे को देखा नहीं था। आहान ने अचानक से हिमानी से पूछा, डिड यू मिस मी? हिमानी ने जवाब दिया, नो रियली। आहान ये बात सुनकर शॉक और डिसअपॉइंट होने का नाटक करने लगा। नो नॉट रियली, कभी कभी मैंने तुम्हें मिस किया था, हिमानी ने कहा। वो आहान को डिसअपॉइंटेड देखकर घबरा गई थी। अच्छा, आहान ने इतना ही कहा। इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, हिमानी ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। वो दोनों रोड पर थे, फिर भी हिमानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आहान को किस करने लगी। आहान इस किस की वजह से कैसे रिएक्ट करेगा? सो गाइस, स्टोरी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और गाइस, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। एंड गाइस, मज़ा आएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि जो चीज़ें होंगी भाई नेक्स्ट लेवल होंगी, मज़ा आ जाएगा देखकर। और नेक्स्ट एपिसोड में जो चीज़ें होंगी सच में भाई साहब आपने नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। और सच में नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। आगे स्टोरी एक से एक
सुपर हिट मतलब एपिसोड्स आने वाले हैं। तो गाइस यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे की स्टोरी लेकर आखिर क्या होगा आगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।